हेलो बच्चों, कैसे हो? आज आ गए हैं हम अंतिम खातों में। अंतिम खाते विद समायोजन, मतलब समायोजन के साथ, है ना। फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। सर यहाँ एडजस्टमेंट लिखा हुआ नहीं? अरे नहीं है भाई, आज फाइनल अकाउंट पढ़ाऊंगा, कल फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट पढ़ाऊंगा, परसों फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट के एमसीक्यू। 3 वीडियो में टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर, टेंशन मत लेना। ठीक है बच्चों, अब हम प्ले लिस्ट की चैप्टर नंबर किस में है सर? क्लास नंबर 9th में है। ओके सर। अब देखो बच्चों, आप थोड़ी सी इस वीडियो को स्किप मत करना, थोड़ी जानकारी के लिए कुछ बता दूं। इधर देखो, अभी तक मैंने जो वर्कशॉप ले रखा है, अकाउंटिंग अकाउंटिंग का वर्कशॉप जो ले रखा है, उसके अंदर आपके 1 से लेकर 11th क्लास है। ठीक है सर। उसमें भी एक एमसीक्यू और ले रखा है, फर्स्ट टू 5th क्लास है। ठीक है सर। अब मेरी कंप्लीट सिलेबस की एक ये प्ले लिस्ट चल रही है, इसके अंदर शॉर्ट शॉर्ट में लिख रहा हूँ ताकि फास्ट फास्ट आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। उसमें एक फर्स्ट टू 8 कोर्स एग्जाम हो गए। अब स्टार्ट किससे होंगे? 9 से। तो सर 11 क्लास, 5 क्लास और 8 क्लास, 8 4 12 13, 13 और 5 11 23 22, 22 ही हुए ना? नहीं, 23 हो गए। 23 क्लास आपकी हो गई है। अब मोटा तौर पे ये मेरी 8 क्लास हुई है। मैंने क्या कहा, कंप्लीट कोर्स में आपको 30 क्लास में दे दूंगा। तो सर अभी क्लास बाकी कितनी पड़ रही है? बाकी हो रही है सर 22। 21 तारीख है, इस महीने के एंड तक मैं ये 22 की 22 क्लासें दे दूंगा। और मैंने जो ये 8 क्लास भी दी है, इफेक्टिवली कॉन्सेप्ट के साथ दी है, पूरी डिटेल में दी है, और आपको एमसीक्यू की तैयारी भी कराई है। होता क्या बेटा, ये कंप्लीट 90 घंटे का कोर्स होता है। जो ये मैं 30 घंटे में जो दे रहा हूँ ना, 90 एंड अबव, 90 से ज़्यादा होता है भाई। 90 से 120 घंटे का कोर्स होता है। होता क्या, अभी कॉन्सेप्ट कराओ, फिर उन बच्चों को बड़े बड़े क्वेश्चंस कराओ जिससे उनकी कॉन्सेप्चुअली क्लियरिटी आ जाए उस कॉन्सेप्ट से, फिर एमसीक्यू भी कराओ। तो भाई टाइम लगता है उसमें। मैं 90 घंटे अगर मुझे कोई सफिशिएंटली बंदा दे तो अकाउंट उसके दिमाग में डाल दूँ ऐसे कि वो किसी को पढ़ा सके, फिर फ्यूचर में उसके छोटे भाइयों को अकाउंट की ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरी गारंटी है। मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, चाहे पेड वर्जन हो, चाहे फ्री में हो, चाहे कहीं पे भी हो, मेरे पढ़ने का अप्रोच ऐसा ही रहता है। पहले प्रैक्टिकली, फिर पहले कॉन्सेप्ट, फिर क्वेश्चंस, फिर प्रैक्टिस, है ना, एमसीक्यू की। देखा जाए ना तो भाई 120 घंटे के कोर्स को मैंने आपके सामने 30 घंटों में रखा है, और वो भी इफेक्टिवली ऐसे है कि भाई मुझसे पढ़ने के बाद आपने मटेरियल उठाना, जिस जिस टॉपिक मैंने वो कराया वो मटेरियल से करना, आपके अच्छे खासे एक्यूरेसी बन गई होगी। ठीक है। दूसरी बात, और मैं आपसे कुछ एक इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला था भाई लोगों। 30 वीडियो ये हो गए, 11 वीडियो मेरे ये हो गए, और 5 वीडियो एमसीक्यू हो गए। तो टोटल कितने? 46 वीडियो, 46 वीडियो। 40 वीडियो में अगर किसी कोर्स को क्लियर करना, किसी कोर्स को कंप्लीट करना एमसीक्यू के साथ इफेक्टिवली, क्या कह रहा हूं मैं, अगर ये 40 45 46 घंटे आप मुझे देते हो, इसके साथ साथ थोड़े बहुत मार्केट से वो मटेरियल उठा रखा है, आप उससे प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो 100% 20 से अबव क्वेश्चन हिट हो जाएंगे आपके अकाउंट्स में। और अकाउंट्स में 20 से अबव हिट करना आर्ट्स और साइंस वालों के लिए बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि आर्ट्स और साइंस वाले हर सब्जेक्ट कि उनकी प्रैक्टिस हो रखी है, खूब सारे कंपटीशन उन्होंने दिए हैं, तो बाकी सब्जेक्ट की उनकी प्रैक्टिस हो रखी है। और बाकी सब्जेक्ट की भी प्रैक्टिस आपके नहीं हो रखी है, अभी भी उतनी प्रैक्टिस, अभी सब्जेक्ट की फर्स्ट पेपर की प्रैक्टिस में लगे हुए हो, तो भी मामला गंभीर है ना। तो आप अगर 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को देते हो, तो 4 वीडियो हो जाते हैं अभी डेली के, है ना। और डैड की स्पीड से करके देखते हैं कुछ बच्चे, तो उनके लिए तो भाई ये 3 घंटे में ही हो जाते हैं। तो 3 घंटे में अगर 1.5 घंटा सुबह, 1.5 घंटा शाम को दो, तो 10 दिन में मेरा कॉन्सेप्चुअली कोर्स क्लियर हो जाता है। मतलब एकदम पैसेंस रख के, भाई पैसेंस रखना पड़ेगा। और इतने वीडियो कैसे करूँ, इतने वीडियो, एक प्लानिंग से करो ना भाई, एक मैनेजमेंट होना चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए कि सर मेरे पास अगर वीडियो है 46 वीडियो आपके है, चाहे 1 घंटे का हो, चाहे 1.5 घंटे का हो, चाहे 2 घंटे का हो, मुझे इसको 10 दिन में कंप्लीट करना है। 4.60, मतलब 4.60 वीडियो मुझे दिल्ली के देखने ही देखने, मतलब कि एवरेज बना लो, सुबह 2 वीडियो, शाम को 2 वीडियो, 2 दिन में 3 दिन में एक आध वीडियो एक्स्ट्रा देख लो, तो आपके 4.60 की एक्यूरेसी आ जाएगी। तो दिल्ली के 2 मॉर्निंग में, 2 इवनिंग में, थोड़ी स्पीड करके देख लो। 1 घंटे का है 40 मिनट बजेगा, 2 घंटे का है आपका 80 मिनट बजेगा। 80 मिनट में कॉन्सेप्चुअली क्लियरिटी आ रही है आपकी, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ये सिलेबस जाएगा। बाकी टाइम पूरा पड़ा है 24 घंटों में से आपके, मैं मांग रहा हूँ भाई 3 घंटे 4 घंटे। मैं ये नहीं कह रहा आप बहुत सारा मटेरियल मिलाओ, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, यहाँ अच्छी खासी एक्यूरेसी आ जाएगी अगर आपको एमसीक्यू हिट करने हैं तो। ठीक है। और थ्योरी के लिए मैं अलग से आपकी सीरीज लेके आने वाला हूँ,
5-6 घंटे दूंगा, सारी थ्योरी अच्छे से करा दूंगा जिसमें आपको कम से कम मेहनत पड़े। जैसे अवधारणाएं हो गई, प्रिंसिपल्स हो गए, और हर एक टॉपिक की थ्योरी, इसमें थ्योरी का क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है मैं आपको डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। हर टॉपिक के पॉइंट्स बताऊंगा कि भी जैसे कि बीआरएस क्यों बनाया जाता है सर, टाइम संबंधी और गलती की पोस्टिंग को सुधारने के लिए बनाए जाते हैं। दो तरह की गलतियां होती है, कितनी तरह की, दो तरह की गलती होती है, समय पर आधारित गलती और लेखांकन से आधारित गलती। मतलब मुझे 10,000 बैंक बुक में लिखना था, मैंने वहाँ 1 लाख लिख दिया, लेखांकन की गलती होगी ना। तो बीआरएस क्यों बनाया जाता है, बीआरएस के महत्व क्या है, बीआरएस कौन बनाता है, ये खूब सारे ऐसे थ्योरी के पॉइंट है। तो पॉइंट 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 आपको बताया, 10 पॉइंट बनते हैं हर एक चैप्टर की थ्योरी के। पूरे पैराग्राफ रटने की जरूरत नहीं होती, पूरे पैराग्राफ में आपके 1 या 2 लाइन काम की होती है बच्चों। तो आप लोगों के लिए मैं ये हेल्प कर सकता हूँ भाई, ये लाइन काम किया तो मैं आपके लिए यही प्रेजेंट करूंगा, और आप सेल्फ पढ़ोगे तो पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। आप सेल्फ, टीचर में और स्टूडेंट में यही फर्क होता है कि भाई स्टूडेंट खुद पढ़ेगा तो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा सर, सेल्फ पढ़ने में उसको पूरा पैराग्राफ पढ़ के उसमें से रिजल्ट निकाल के नोट्स बना के फिर उनको बार बार पढ़ के तैयार किया जाता है, तब जाके आपकी वो क्या होते हैं भाई, एक थ्योरी में अच्छी पकड़ या अप्रोच आती है। टीचर क्या करता है, कोई पूरे पैराग्राफ में से मेन काम की चीज उठाता है, उसको एक्सपीरियंस होता है काफी साल ईयर का कि भाई मुझे ये एक्सपीरियंस है, भाई ये काम का पॉइंट है, ये काम का पॉइंट है, वो पॉइंट उठा के आपके सामने डाल देता है, उस पॉइंट को एक्सप्लेन कर लेता है, आपके दिमाग में घुसा देता है। तो कम टाइम में आप पैराग्राफ पढ़ने के बजाय आप 1-2 लाइन टीचर बताता है उसको पकड़ के रखो बस। तो आ जाओ, अब ज़्यादा आपका टाइम खराब नहीं करेंगे, बहुत बकबक हो गई सर आपकी, हट जाओ यहाँ से, फटाफट कोर्स पे चले जाओ। आ जाओ, अब बना रहे बेटा हम अंतिम खाते। अंतिम खाते बेटा देखो, कंपनी बनाती है, फॉर्म बनाती है, एनजीओ बनाती है, एनपीओ बनाती है, बैंक बनाते हैं, और सर और माल बनाने वाली फैक्ट्रियाँ बनाती है सर, माल खरीद के बेचने वाली फर्में बनाती है, और सर इतने खाते सब पढ़ने पड़ेंगे क्या? अरे नहीं पढ़ने पड़ेंगे रे। मतलब कि आपके सिलेबस के हिसाब से देखा जाए ना तो आपके फाइनल अकाउंट यही है, निर्माणी संस्थान और गैर निर्माणी संस्थान। मतलब कि जो माल खरीद के बेचते हैं और माल बना के बेचते हैं, दो का ही है। और आप पार्टनरशिप चल रही है, उसके अंतिम खाते पढ़े होंगे, सिलेबस में ही है। ठीक है सर, एनपीओ आपके सिलेबस में, जो संस्थाएं जो होती है जो ना तो माल खरीदी है ना कुछ सेवा सेवा भाव से जो काम करिए, उनके अंतिम खाते आप पढ़ोगे अलग से। कंपनी का आपके कहीं सिलेबस में भी नाम नहीं है। तो आपको फाइनली अब जो मैं अंतिम खाता पढ़ा रहा हूँ 2 भाग में बटे हुए हैं। कौन से सर? जिसको बोलते भाई सर फाइनल अकाउंट, फाइनल फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट, पूरा नाम है आपको टॉपिक का, लेकिन अभी मैं एडजस्टमेंट नहीं करा रहा, अभी मैं क्या करा रहा हूँ सर, अंतिम खाते ही करा रहा हूँ, अंतिम खाते। ठीक है सर, अंतिम खाते कितने प्रकार के हुए? प्रकार नहीं होते भाई, 2 प्रकार की फर्मों में हम अंतिम खाते बोलते हैं। जैसे एक फॉर्म है जिसको बोलते हैं गैर निर्माणी संस्थान, गैर निर्माणी संस्थान। सर गैर निर्माणी संस्थान क्या होता है? लिखना दो भाई, बता दूंगा। एक होती निर्माणी संस्थान, निर्माणी निर्माणी संस्थान, अरे आधा सा है भाई ये, लो भाई लिखा दो सर, सही लिखा दो। आपकी तो हिंदी बेकार है, क्या करे भाई, बेकार है, वर्क किया नहीं कभी। अब इंडिया इधर उधर हो जाए, लेकिन मैं अभी लिखने में फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी कोर्स कराना में फोकस कर रहा हूँ। गैर निर्माणी संस्थान मतलब कि एक ट्रेडिंग बिजनेस है ना, नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और निर्माणी संस्था मतलब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ठीक है, तो ये क्या करती है भाई, ये संस्थाएं करती है परचेज और करती है सीधा सेल। सर ये परचेज कहाँ से करती है? सर ये परचेज करती है मार्केट से। मार्केट से क्या करती है? सर ये परचेज करती है, ठीक है, और सेल कर देती है। ये क्या करती है? ये भी सर करती है परचेज। तो सर इनमें इनमें फर्क क्या है? ये मार्केट से माल खरीदती है और डायरेक्ट माल कस्टमरों को बेचती है। देखो ये मार्केट से खरीदती है, इन कस्टमरों को बेचती है। ये क्या करती है? परचेज किसका करती है? सर रॉ मटेरियल का, रॉ मटेरियल। सर ये क्या लिखा रहा हूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। कच्चा माल भाई, क्या कच्चा माल? अरे यार क्या लिखा है, क्या रहा हूँ मैं, क्या लिख रहा हूँ वही मेरे को नहीं समझ आ रहा है। कच्चा, चच्चा जैसा कच्चा माल है ना, कच्चा माल खरीदते हो आप, जैसे गुड़िया बनानी है प्लास्टिक खरीदा, रॉ मटेरियल परचेज करते हो, फिर इसको किस में लेके जाते हो? सर फैक्ट्री में, फैक्ट्री में लेके जाते हो। फैक्ट्री में जाके लेके इसको क्या करते हो?
मैन्युफैक्चरिंग करते हो। क्या करते हो सर? मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। फिर इसको क्या करते हैं? सेल करते हैं। सेल कब होता है? जब मैन्युफैक्चरिंग करके आप क्या उसको करते हो? फिनिश गुड्स बनाते हो। फिनिश्ड गुड्स, निर्मित माल बन जाता है तब जाके बिकता है। तो देखो ना यार, यहाँ पे तो मार्केट से खरीदा और सीधा बेचा। यहाँ पे सर खरीदो कच्चे माल को, फिर उसको फैक्ट्री में डालो, मैन्युफैक्चरिंग करो, पक्का माल बनाओ, पक्का माल बनने के बाद तो सर सेल का साइन यहाँ मत लगाओ ना, हम कंफ्यूज हो जाएंगे जब बाद में कभी देखेंगे तो लो भाई, ये लो, ये ले लो, यहाँ से ले लो, फिनिश गुड्स हो जाए, फिर आप क्या होती है सर? सेल्स होती है। तो परचेज और सेल्स के बीच में एक खड़ी होती है कड़ी। कैसी कड़ी सर? फैक्ट्री की कड़ी। और परचेज से पहले हम मार्केट से करते थे क्या? कच्चा माल कहां से आता था? मार्केट से। तो निर्माणी संस्थाएं मार्केट से क्या खरीदती है? कच्चा माल, है ना। गैर निर्माणी संस्थाएं मार्केट से क्या खरीदती है? प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट, फिनिश्ड गुड्स, निर्मित माल ही खरीदती है, निर्मित माल बेचती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करती। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगी? बल्क में खरीदेगी, छोटी छोटी पैकिंग करके बेच देगी, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करती। पैकिंग चार्ज एक्स्ट्रा लगा सकती है, बाकी उस माल की भौतिक स्वरूप को चेंज नहीं करती। ये क्या करती है? कच्चे माल से निर्मित माल बदल के भौतिक स्वरूप को चेंज कर देती है। तो ये तो क्या होती है? टॉपिकों की थ्योरियाँ होती है। इनके ऊपर डिटेल में समझो, करो, दिमाग लगाओ। और थोड़ी ऐसी है कॉमर्स की, प्रैक्टिकल की, अगर आप दिमाग लगाओ उसके बारे में थोड़ा सोचो ना, जो डालो ना, तो भाई साहब हिट हो जाती है। ठीक है सर। अब आ जाओ भाई यहाँ लैंड में। क्या सर? कौन सी लैंड में? हमारे पास कोई लैंड है ही नहीं, बैंक में थोड़ी खड़े हैं। अरे भाई मेरी इधर आ जाओ, समझो। तो गैर निर्माणी संस्थाएं जो माल को सीधा खरीदती है, माल को सीधा बेचती है ना, तो वो ट्रेड करती है, बिजनेस ट्रेड करती है ना। तो उसके पास भाई साहब कौन कौन से खाते खोले? खाता नंबर 1 ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। सर दूसरा बनेगा P&L अकाउंट। P&L का मतलब सर, अरे भाई बना रहे हैं प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा सर, तीसरा क्या बनेगा सर? बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बनेगी। सर ये क्या हो गया? अब देखो बेटा, जो संस्थाएं माल खरीदती है, इधर देखो, मैं यहाँ से यहाँ बैग थोड़ा डाल देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। अ, नया पेज ही ले लेते हैं। अब जैसे जो बिजनेस परचेज से लेकर सेल्स करते हैं, वो क्या बनाते हैं? सबसे पहले करेंगे जर्नल, जर्नल के बाद क्या करेंगे? इनकी करेंगे लेजर, सॉरी लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग से क्या होता है सर? लेजर पोस्टिंग से वही खुलते हैं अकाउंट्स, अकाउंट्स खुलते हैं किसके? सभी लेजर के, सभी लेजर के अकाउंट्स खुलते हैं। ठीक है सर। अकाउंट का बैलेंस कहां जाता है? इनका बैलेंस, जो लेजर की पोस्टिंग का बैलेंस जो कहां जाता है? ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस का बैलेंस कहां जाता है सर? ट्रायल बैलेंस से बढ़ते हैं फाइनल अकाउंट। सर ट्रायल बैलेंस से क्या बढ़ता है? फाइनल अकाउंट। तो सर जर्नल के बाद आपने यूं तीर करा, तो यूं तीर क्या होगा? या अभी जर्नल के साथ सब्सिडीज बुक, सब्सिडीज बुक भी रखते हैं, सहायक पुस्तक है जिसको बोलते हैं भाई। ज्यादातर कंपनी दोनों रखती है, लेजर बनाती है, सब्सिडीज बुक भी रखती है। उधारी का हिसाब किताब, जैसे उधार खरीदा तो पूरा का पूरा उधार जो जिससे हमने खरीदा है, जो भी हमारे सारे लेनदार हैं उन सबका हिसाब किताब, रिकॉर्ड, बिल्स की डिटेल, क्वांटिटी वगैरह सब उसके अंदर रहती है। जिसको हमने बेचा उसका पता, नाम वगैरह सब हमारा उसके अंदर डिटेल, उसने हमने चेक लिया तो सारा उसका डिटेल रहता है। तो इनके लिए बुक रखना भी जरूरी होता है ताकि मैनुअल काम हो सके, है ना। आजकल क्या हुआ, जर्नल सारा किस पे होता है सर? कंप्यूटर पे होता है। लेजर पोस्टिंग कंप्यूटर खुद करता है, बैलेंस खुद करता है, ट्रायल बैलेंस खुद बनाता है, ट्रायल बैलेंस खुद, हमें सिर्फ चेक करना होता है ट्रायल बैलेंस मिला कि नहीं मिला, है ना। तो भाई साहब ये चीज़ें सारी कंप्यूटराइज हो गई, तो ये चीज़ें मैनुअलाइज होती है, तो ये मैनुअलाइज भी आजकल सब करते हैं। तो कुछ चीज़ों का इनका बैलेंस भी कहाँ डाल दिया जाता है? ट्रायल बैलेंस में। तो आपको मैंने एक अकाउंटिंग प्रोसेस बताया है, ये अकाउंटिंग प्रोसेस है, प्रक्रिया है। ठीक है, इसके बीच में 2 3 4 टॉपिक और आते हैं।
तब जाके एक अकाउंटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अब क्योंकि अब जैसे बैलेंस शीट बनाओगे आप फाइनल अकाउंट में, बैलेंस शीट में वस्तुओं का भी हिसाब रखोगे, मशीनों का, तो मशीनें भाई जब आपने खरीदी तब 10 लाख की थी, आज 10 साल हो गए, क्या 10 लाख की है? नहीं सर, हर साल 1 लाख घट जाती है, आज तो खत्म हो गई, फिर भी मशीन हम 10 लाख कैसे बोल रहा है? नहीं बोलना चाहिए। तो डेप्रिसिएशन लगा लगा के हर साल उस मशीन को कम करते करते बैलेंस शीट में डालो, तो बीच में डेप्रिसिएशन का टॉपिक आ गया, बीआरएस के टॉपिक आ गए, ट्रायल रेक्टिफिकेशन एरर का टॉपिक आ गया, वो सब करेंगे ना बीच में, तब जाके फाइनल अकाउंट तैयार होगा। तो सर हमें तो ये फाइनल अकाउंट पढ़ना है, तो ये फाइनल अकाउंट किसका पढ़ना है? जो माल बनाती नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती, जो फैक्ट्रियां नहीं रखती, जो बेचारा दुकानदार होता है, वो फाइनल अकाउंट कैसे बनाएगा? ये प्रोसेस फाइनल प्रोसेस अपनाएगा, ट्रायल बैलेंस की सहायता से फाइनल अकाउंट बनाए। फाइनल अकाउंट किसकी सहायता से बनते हैं? तलपट की सहायता से। ये ट्रायल बैलेंस में तलपट, ये क्या हो गया? तलपट हो गया। ओके सर, अब आ जाओ सर, इन सब में कहीं एरर आ जाए, इन सब में एरर हो तो अपन क्या करते हैं? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बनाते हैं, एंट्रीज बनाते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, तो हमारा सुधार हो जाता है। ठीक है सर। अब सर एक डेप्रिसिएशन का टॉपिक है, डेप्रिसिएशन का टॉपिक है जिसमें हमारी जो बैलेंस शीट जो बनाएंगे फाइनल अकाउंट में, बैलेंस शीट जो बनाएंगे उसके बैलेंस में जो एसेट है उसकी सबकी नेट वैल्यू निकालने के लिए डेप्रिसिएशन का हिसाब किताब करना पड़ता है, तो ये फाइनल अकाउंट बनाने से पहले ही बनाना पड़ेगा। ओके सर। और सर रेक्टिफिकेशन हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, हम बीआरएस बनाते हैं, बीआरएस बनाते हैं ताकि बैंक का बैलेंस ही आना चाहिए। बैंक बैलेंस कहाँ दिखाया जाता है? सर बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। बैंक बैलेंस और हमारा कैश बुक का बैंक बैलेंस और पासबुक का बैंक बैलेंस दोनों सही हो तो ही हम बैलेंस शीट में वो चीज़ें डाल सकते हैं। तो दोनों को पहले सही करने के बाद हम बैलेंस शीट में डालेंगे, तो पहले बीआरएस भी बनाना पड़ेगा। तो फाइनल अकाउंट बनाने से पहले पहले क्या क्या चीज़ें बनती है वगैरह। तो सर इसमें लेजर पोस्टिंग, लेजर किस किस से बनाएंगे? सर लेजर किसकी बनेंगे? सभी के खाते, किसके खाते बनेंगे? सभी लेजर के खाते। सभी लेजर में कौन कौन से लेजर? सर डेटर का अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, परचेज रिटर्न का अकाउंट। मान लो बुक रख रहे हो तो रखने की जरूरत नहीं, डेटर का अकाउंट रखने की जरूरत नहीं। अगर मान लो बुक रख रहे हो तो बुक में क्या हिसाब किताब होगा? सभी देनदारों का हिसाब किताब सेल्स बुक में। उधार का, उधार बेचेंगे आप तो किसका खाता बनेगा? डेटर का, तो इसका हिसाब किताब। तो फिर भी आपको डेटर के सारे लेजर तो यहाँ बनाना ही बनाने पड़ेंगे, क्रेडिटर का लेजर बनाना पड़ेगा, कैश का लेजर बनाना पड़ेगा, बैंक का लेजर बनाना, इस तरह से लेजर बनाना पड़ेगा। तो डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, बीआर लेजर है ना, बीपी लेजर, तो ये आपको लेजर बनाना ही पड़ेंगे। सॉरी, तो खूब सारे खातों का नॉलेज हो तब आप कहाँ पहुँच सकते हो? सर फाइनल अकाउंट में। अच्छा सर क्यों? क्योंकि फाइनल अकाउंट में बैड डेब्ट्स का कॉन्सेप्ट आएगा, डाउटफुल बैड डेब्ट्स का कॉन्सेप्ट आएगा, डिस्काउंट ऑन डेटर का कॉन्सेप्ट आएगा, प्रोविजन का कॉन्सेप्ट आएगा। अगर वो चीज़ आपको सब नहीं आती तो फाइनल अकाउंट में आने पर आपको दिक्कत आएगी, है ना। तो सर इतना डिटेल अगर मैं ये सारी चीज़ें ये तो लगभग करा चुके हैं, रेक्टिफिकेशन एरर मैं इनके कराने की बात करूँगा तो अच्छे से बेटर से समझ में आएगा। डेप्रिसिएशन कराएंगे, लेकिन थोड़ा इनको आज फाइनल अकाउंट कराने के बाद में डेप्रिसिएशन कराऊंगा। ठीक है, बाकी ये लेजर की छोटी मोटी आपको जानकारी दूंगा एक एक्स्ट्रा क्लास में, ताकि सिंगल एंट्री सिस्टम में दिक्कत नहीं आए, क्योंकि ये खाते आएंगे ना, इन सब खातों का ही बना के फाइनल अकाउंट बनाए जाते हैं, ये सब सिंगल एंट्रियों में रखे जा सकता है। ठीक है, तो भाई साहब ये है आपका एक प्रोसेस भाई फाइनल अकाउंट बनाने तक का। ठीक, अब बनाते हैं हम सर फाइनल अकाउंट। क्या बनेगा फाइनल अकाउंट में? आ जाओ, फाइनल अकाउंट में हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहले देखो, फाइनल अकाउंट बनाएंगे अपन ट्रेडिंग अकाउंट। सर ट्रेडिंग अकाउंट बना दो, यहाँ बना रहा हूँ मैं ट्रेडिंग अकाउंट, ये साल के एंड में बनते हैं। देवा सर यार ये गलती कर दी, अब मैं चाहूँ ना, एक मिनट, अपन अगर ये लेवे तो ये साफ नहीं होते ना मार्कर एरर से। एक नहीं काम करते हैं अपन, थोड़ा सा पैसेंस रखना बच्चों, जिसमें आपको आगे फ़ायदा होगा, जिसमें हम कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। मैं कुछ चीज़ देखने की कोशिश कर रहा हूँ। टेबल यहाँ से ले सकते हैं ना अपन? ये टेबल, ओहो वेरी गुड। तो मुझे चाहिए 1 2 3, मतलब कि इधर की 2 केबल टेबल और उधर की 2, 4 टेबल चाहिए यार। ये आ जाएगी? 3 बहुत है, 3 बहुत है। पर्टिकुलर अमाउंट ठीक है, 4 बहुत है। 4/3 ये आ गई, ठीक है। अब ये ऊपर क्यों नहीं जा रही? हट नहीं दी, ये नहीं चाहिए मुझे यार, आप समझे नहीं, ये नहीं चाहिए मुझे। बच्चे कहेंगे सर यहाँ सीख रहे हैं हमारे बैच में, हमारे बैच मिला था क्या सीखने को?
थोड़ा सा शांत रहना बेटा, क्योंकि इसके ऊपर मैं खूब सारे कॉन्सेप्ट कराने वाला हूँ। ये पेपर भी कॉपी पेस्ट होता है ना देवा सर? होता है? पेपर कॉपी पेस्ट होता है ना अपना? अब सही है। ओके। ये है अभी हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। सॉरी, मैं पीपीटी बना के लाता तो और फास्ट हो जाता काम, टाइम नहीं मिला भाई, खूब सारे कोर्स रहते हैं। ये है अभी हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। थोड़ा सा इसको ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। आ जाओ अब, खूब सारा कॉन्सेप्ट होगा, मजा आ जाएगा देखना। ये अपना ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, इसका मैं पूरा परफॉर्मा दूंगा टाइप में, एकदम कंप्लीट परफॉर्म दूंगा, लेकिन परफॉर्मेंस से पहले आपको कुछ समझाते हैं। जैसे मान लो ये आएगा पर्टिकुलर, ये आएगी अमाउंट, यहाँ आएगा पर्टिकुलर, ये आएगा अमाउंट, ये हमारा डेबिट साइड, ये हमारा क्रेडिट साइड। जो भी हमें फायदा होगा वो हमारे क्रेडिट में पड़ा रहेगा, जो भी हमें घाटा नफा नुकसान होगा वो हमारे डेबिट में पड़ा रहेगा। ठीक है सर। मान लो हम वही गेहूं और चने का बिजनेस करते हैं, तो 100 बोरी गेहूं की हमारे पास पड़ी है, चना हमारे पास स्टॉक में नहीं है, ओपनिंग स्टॉक 100 बोरी गेहूं की पड़ी है, तो टू ओपनिंग स्टॉक। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ भाई, एक मिनट देख लेते हैं। हाँ ये साफ नहीं होता, वेरी गुड, मजा आ गया ना। टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक। टू ओपनिंग स्टॉक सर 100 बोरी का था, ठीक है। टू परचेज, परचेज हमने 1000 बोरी और खरीद ली, तो भाई हमारे पास टोटल बोरियां कितनी हो गई सर? 1100 बोरी हो गई। हमारे पास पहले का जो स्टॉक था हमने 100 रुपये में खरीदा था, तो हमारा स्टॉक कितने का है सर? 10,000 का स्टॉक पड़ा है हमारे पास, ठीक है। ये भी हमने कितने में खरीदा? इस बार भी 100 में खरीदा, रेटों में चेंज नहीं आ रहा, तो सर हमारे पास ये लाख रुपए की परचेज आ गई। अब बाई सेल, हमने 80 बोरी बेच दी, हाँ सॉरी 800 बोरी बेच दी सर, 800 बोरी बेच दी। एट दी रेट, किस रेट में बेची सर? खरीदी कितने में थी सर? 100 में खरीदी, 100 में ओपनिंग खरीदी, 100 में, 100 में खरीदी, ये रही सर 100 में खरीदी, 100 की पहले से पड़ी है, तो बेची, उसकी लागत तो 100 ही थी, लेकिन हमने उसको कितने में बेची सर? हमने उसको बेची 12 रुपए में। 12 में कैसे बेची सर? तो 100 में खरीदी, 12 में बहुत घाटा हो जाएगा, 120 में। अब फायदा हो गया ना। ओ सर, 100 की चीज 12 में बेचेंगे तो सर बहुत घाटा हो जाएगा सर, हमको तो 88 रुपए का घाटा हो जाएगा। अगर 100 की चीज हम 120 से बेचेंगे तो सर फायदा हो जाएगा कितने रुपए पर पे? 20 रुपए का फायदा होगा, 16,000 का फायदा हो जाएगा, 80,000 की चीज। अब देखो इसके बारे में अपन डिटेल वापस करेंगे, टेंशन मत लो। हमने जो माल बेचा था ना, उसकी अमाउंट कितना आया सर? 1,20,000 आ गया है ना? अरे नहीं सर, 96,000 आ गया। मैं ये किस लिए कर रहा हूँ पता है? ताकि आप भी साथ साथ में कैलकुलेशन करते रहो। ये कितना आएगा? 96,000 आएगा, ठीक है। अब चीज सोचो भाई, मेरा माल पहले से कितना था? 100, और मैंने खरीदा तो माल बढ़ेगा ना, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट का ओपनिंग स्टॉक 2 में आता है सर। क्यों? क्योंकि भाई ये वस्तुओं का हिसाब किताब है, वस्तुगत प्रकृति का खाता है, तो इसके ओपनिंग स्टॉक 2 में आएगा ना। वस्तु होती है एसेट, संपत्ति है, संपत्ति होती है डेबिट, तो जब भी इसकी शुरुआत होती है तो डेबिट से ही होगी, ठीक है सर। 100 बोरी ऑलरेडी पड़ी है, हम खरीदेंगे धीरे देखेंगे बढ़ेगी ना, तो 100 बोरी खरीदी, 1000 बोरी और पड़ी है, मतलब सॉरी 100 बोरी पड़ी है, 1000 बोरी और खरीदी, टोटल कितना बोरी हो गया सर? सर 1100 बोरी हो गया। 1100 बोरी में से मैंने कितना बोरी बेच दी सर? 800 यूनिट बेच दी, तो 1100 में से 800 गए, पीछे कितने बच गए सर? तो 300। ओहो, तो बाई क्लोजिंग स्टॉक कितनी
सर 300 यूनिट। इधर देखो 1000 और 100 सर 1100, 800 और 300 सर 1100, हिसाब बराबर। ठीक है, 300 बोरी पड़ी है तो किस रेट में पड़ी है भाई? सर वही हमारी 100 रुपये की रेट में पड़ी है, तो 30,000 का माल पड़ा है। तो अब इधर की करो टोटल, इधर की करो टोटल, इधर की रेट कितनी? सर इधर 96,000, 30,000, 1,26,000, ओहो 1,26,000। इधर की जोड़ कितनी? सर 1,10,000, फर्क कितना? 16,000 का। तो बोलेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट कितना? सर 16,000 का, 1,26,000 का, ये 16,000 का प्रॉफिट। ठीक है सर, आपको देखो कुछ समझ में आया कि नहीं है बच्चों? ये चीज अगर आपको अच्छे से तगड़ी समझ में आ गई ना, तो मैं अब इसकी बनाएंगे इक्वेशन। क्या सर इक्वेशन तो सेकंड टॉपिक था। अरे भाई फॉर्मूले, सूत्र, इक्वेशन एक ही बात है। अब इसकी हम इक्वेशन करेंगे। देखो इधर देखो, हमने माल कितना बेचा? सर सेल, ध्यान दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी स्टार्ट हो गई भाई। सेल, सेल हमने कितने में की? सर 96,000 में। लेस करो COGS, ये क्या लिखा सर? इधर आ जाओ, COGS का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, माल बेचे गए माल की लागत। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? बेचे गए माल की लागत। कॉस्ट का मतलब लागत, ठीक है, कीमत होती है जिसको हम खरीदते हैं उसको। लागत में क्या होता है? खरीदने के बाद खर्चे और भी लगे ना, उसको बोलते हैं लागत। हर एक शब्द की अलग मीनिंग, अलग डेफिनेशन, अलग परिभाषा होती है। कीमत का मतलब होता है वस्तु का प्राइमरी मूल्य जिसमें हम उसको खरीदते हैं। मान लो मैंने टीवी खरीदी बड़ी वाली 65 इंच की 1 लाख में, और 500 रुपये का मैंने दे दिया भाड़ा, तो उसकी कीमत कितनी है? सर 1 लाख। उसकी लागत कितनी है कुल? अरे भाई 500 और 1,05,000। समझ आ गया? हर एक चीज की अलग डेफिनेशन होती है, हर एक चीज की अलग परिभाषा होती है, हर एक शब्द अपने आप में किसी न किसी परिभाषा को लिए होता है। कीमत नहीं, बेचे गए माल की कीमत नहीं बोल सकते। कीमत का मतलब होता है प्राइमरी मूल्य। लागत का मतलब उसके ऊपर और ज्यादा खर्चों की उसकी अगर कॉस्ट बढ़ रही है उसको बोलते हैं लागत, है ना? कि सर क्या बात है? अरे भाई कॉमर्स के बहुत ही डिफरेंट है। अब देवा सर ने पीछे बैठ बैठ कहा कीमत, कीमत नहीं भाई, कीमत नहीं बोल सकते। हाँ, बेचे गए माल की लागत। तो भाई साहब ये जो सेल्स है इसमें COGS कितना है? जो माल बेचा उसकी लागत कितनी है? कॉस्ट निकाल दो ना। तो आपने फॉर्मूला सीखा होगा, देखो, सेल्स माइनस कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट। उसको भी करेंगे अपन, ठीक है? आ जाओ, सेल्स माइनस कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट कितना हुआ? सेल्स में से कॉस्ट माइनस कर दो। सर ये जो कॉस्ट थी ना, इधर देखो ध्यान से, दिमाग लगा के देखो, हमने जो माल खरीदा वो कितने में था? सर 100 में। पहले का पड़ा कितना का था? सर 100 का। तो 100 की अगर 800 रुपए, जो हमने 800 यूनिट जो बेची वो 120 में बेची, ये तो सेल्स की अमाउंट है। ये किसकी अमाउंट है? सर सेल्स की। तो इस 800 की लागत कितनी है? एट द रेट 100 की। तो यहाँ पर मानो 80,000। सर कैसे आया? जो ये यूनिट बेची है ना, कितने यूनिट सोल्ड करी? यूनिट कितनी बेची? सर 800 यूनिट सोल्ड करी है। तो 800 की सेल्स की अमाउंट ये है, तो 800 की कॉस्ट की अमाउंट कितनी हो गई? 800 इंटू 100, 80,000। तो सर हमें प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट हुआ भाई 16,000। सर ऐसे कैसे? हमने कितनी मगजमारी करके खाता बनाया, इधर की जोड़ करी, इस जोड़ में से दोनों जोड़ घटाई, तब जाके ये आया बैलेंसिंग फिगर। आपने तो डायरेक्ट बताया भाई, डायरेक्ट भी हो सकता है ना। जैसे अब देखो, आ जाओ यहाँ पर, जैसे आपने करी सेल्स माइनस कर दो कॉस्ट। अब उसकी कॉस्ट कितनी थी? अगर आपको कॉस्ट पता हो तो डायरेक्ट लिख दो। अब खाता क्यों बनाना जरूरी होता है बता बेटा? ये मेरा इजी इसलिए था कि यहाँ पर जो पहले माल खरीदा हुआ था वो भी 100 का, अब जो खरीदा वो भी 100 का। अब मेरे पास 1000 तरह के आइटम हो, पहले के पड़े हुए हो, तो उन सब की रेटें एक थोड़ी होगी, अलग अलग तरह की खूब सारी रेट होगी। बेचने वाले अलग अलग तरह की खूब सारी रेटें होगी। तो भाई हम पर्टिकुलर, ये तो एक ही रेट पे काम कर रहे हैं अपन, देखो इधर, है ना? तो भाई किराने की दुकान है, शक्कर के भाव, मतलब किराने का अपन एक बिल लेके आए, 1000 तरह के आइटम थे, 1000 तरह की रेटें थी, सबकी परचेज इतनी हुई, सबकी सेल्स इतनी हुई। तो ग्रुप में परचेज, ग्रुप में सेल चाहिए, तो ग्रुप में फिर वहां क्या होगा? इधर देखो, वहां पर सर जो क्लोजिंग स्टॉक 30,000 ऐसे नहीं आएगा, अलग अलग तरह के आइटम होंगे। भाई शक्कर कितनी बिक गई, कितनी पड़ी है, गुड़ कितना बिक गया, कितना पड़ा है, बादाम कितनी बिकी, कितनी पड़ी है। तो गुड़ तो 1 कुंटल था फिर भी 1,000 का था, बादाम तो सिर्फ 1 किलो थी फिर भी सर 3,000 की थी।
मतलब कि फाइनली सब स्टॉक को टैली करेंगे, ये माल बिक गया, ये माल इतना पड़ा है, जो जो माल पड़ा है वो क्लोजिंग स्टॉक है, अब कितनी की सेल हो गई, कितने का क्लोजिंग स्टॉक हो गया, इन सब को जोड़ दो, फिर ये बाकी के खर्चे और ओपनिंग स्टॉक घटा दो तो प्रॉफिट आ जाएगा। इधर की जोड़ में से ये घटाते हैं तो प्रॉफिट आता है। सर इधर की जोड़ ज़्यादा हो तो बैलेंस शीट फिगर इधर आएगा तो आएगा लॉस। समझ में आया? तो फिलहाल मैं आपको इक्वेशन में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए इतना अपना गेम करा है ताकि रेटें मैंने इजी रखी, कॉम्प्लिकेट नहीं किया। और वैसे आपके लिए यूँ अलग अलग इसकी अलग रेटें नहीं आएगी, इसका अलग कुछ भी नहीं आएगा, मैं तो आपको कुछ चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इधर आओ देखो, अब मान लो जो मैं बेचे गए माल की हमारे पास पता हो, कॉस्ट पता हो, तो हमें क्या मिल जाएगा सर? प्रॉफिट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट। तो सर अगर हमें सेल्स के बारे में पता करना हो तो एक थोड़ा सा इसको अलग तरीके से लिखते हैं। बार बार एक ही तरीका लिखने से क्या है, मज़ा नहीं आता। आ जाओ, अगर सर हमें प्रॉफिट पता करना हो तो सेल्स में से माइनस कर दो कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब COGS, ठीक है सर। अगर हमें सेल पता करनी हो तो सेल को इधर लाओ, प्रॉफिट को उधर लेके जाओ। सेल्स कैसे है, जैसे इधर देखो, पहले रुको, फॉर्मूले अमाउंट के साथ करें तो और मजा आएगा। प्रॉफिट हुआ सर 20 रुपया, कैसे हुआ सर? 100 रुपए की सेल थी, कॉस्ट थी 80 रुपया। 100 रुपये माल बेचा, उसकी लागत कितनी थी? 80 रुपया, तो प्रॉफिट कितना हो गया सर? 20 रुपया। ओके, अगर आपको सेल्स पता करनी है, सेल्स इक्वल टू तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो सेल्स कितनी है भाई? 100 रुपया। कॉस्ट कितनी है? 80 रुपया। कितना जोड़ के, फायदा जोड़ के बेचा? 20 में। 80 रुपये का माल था, 20 रुपये जोड़ा, कॉस्ट के अंदर प्रॉफिट जोड़ा और बेच दिया, तो हमें प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अगर सर हमें प्रॉफिट पता चल गया, सेल्स पता चल गई, कॉस्ट पता करनी हो तो कॉस्ट पता कैसे करेंगे? सेल्स माइनस प्रॉफिट। सेल्स कितने की थी सर? 100 की। प्रॉफिट कितना था उसके अंदर? 20। तो कॉस्ट कितनी है? 80। ये 3 इक्वेशन आपके और बन गई, बनी ना? इक्वेशन बन गई सर। इस 3 की मैं 6 इक्वेशन और बनाऊंगा। सर हमें प्रॉफिट नहीं हुआ, हमें हुआ लॉस। हमें प्रॉफिट हुआ ही नहीं, हमें हुआ लॉस। लॉस कब होता है? कॉस्ट से कम मूल्य में सेल्स हो जाए। 100 का माल हमने 80 में बेचा, सेल्स कितने में करी? 80 में। उसकी कॉस्ट कितनी है? 100। तो कॉस्ट ज्यादा है ना। तो सर लॉस कब होगा? जब सेल्स होगी हमारी 100, मान लो हमारी 100 थी सेल्स, कॉस्ट कितनी? 80 है ना, तो सेल्स 80 से भी कम। इसी क्वेश्चन को नहीं लेते हैं, मतलब नया क्वेश्चन बना रहे हैं अपन, है ना बच्चा? सर सेल्स थी 80 माइनस कॉस्ट थी आपकी सर 100, तो यहाँ आएगा माइनस का लॉस, मतलब 20 रुपया सर। तो सर ऐसे ही ऐसे हमें अगर सेल्स पता करनी हो तो सर, तो कॉस्ट प्लस लॉस। कॉस्ट कितनी थी सर? कॉस्ट थी 100 प्लस लॉस है माइनस में कितना? 20। तो प्लस माइनस क्या हो जाता है सर? माइनस कितना? अरे बोलो रे, 80। तो कॉस्ट के अंदर प्रॉफिट जोड़ते हैं तो सेल आती है, कॉस्ट के अंदर लॉस घटाते हैं तो सेल आती है। मतलब कि कॉस्ट थी आपकी 100, उसमें से घाटा हो गया 20 का, तो घाटा हटा दो। 100 में से लॉस का 20 रुपये हटाया तो पीछे क्या बच गया? 80 रुपये में जो माल बेचा, तो कॉस्ट से कम में बेचा ना। तो ये इसके ऊपर और प्रैक्टिस कर लेना, दिमाग की बत्ती जल जाती है। यहाँ पर लॉस के टाइम गलती हो जाती है बच्चे, कोई ज़्यादातर टीचर नहीं बताते, ये बता के फ्री हो जाते हैं। यहाँ आ जाओ, अगर आपको सर पता करनी हो कॉस्ट, तो सेल्स से भी कम रेट में बेचा ना, तो सेल्स प्लस प्रॉफिट, नहीं सॉरी लॉस, सेल्स प्लस लॉस। सेल्स कितने की थी सर? 80 की थी। हमने कॉस्ट से कम मूल्य में बेचा, तो इसके अंदर वापस लॉस कितने का था? 20 का लॉस था, जोड़ दो तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी सर? 100 की आ जाएगी। क्या हजार हजार नाप से नाप लिख रहे हो? हाँ भाई इधर आ जाओ। ओके, ये हो गया। तो भाई साहब लॉस का मतलब माइनस में, कॉस्ट में से अपन क्या करेंगे? लॉस ऐड कर देंगे। लॉस अपने आप में माइनस में लिखने की जरूरत नहीं होती है, लॉस खुद अपने आप में माइनस में ही होता है। तो कॉस्ट के अंदर अपन क्या करेंगे? लॉस को सर ऐड कर लेंगे, है ना। लॉस को हम, सॉरी, कॉस्ट में से लॉस को ऐड नहीं करेंगे सर, कॉस्ट में से लॉस को हम लेस करेंगे। ये हमारा थोड़ा गलत हो गया था, मैंने डबल चिन्ह लगाने की कोशिश की, डबल चिन्ह लगाएंगे आप कंफ्यूज हो जाओगे। लॉस, कॉस्ट में से लॉस घटा दो तो हमारी सेल आ जाएगी। कॉस्ट से ज़्यादा सेल्स होती है कम, तभी तो क्या होता है? लॉस होती है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब मान लो जिस माल को हमने बेचा है उसकी हमें कॉस्ट पता हो तो हम डायरेक्ट इसका प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो आया समझ में? एक तो तरीका हुआ ये। अब अपन थोड़ा भाई आगे और बढ़ते हैं। आगे और बढ़ने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा? इसी पेज को कॉपी किया जा सकता है क्या? कौन सा पेज था ये?
नहीं कर सकते हैं क्या? प्रीवियस पेज ऐड, रुको। टेबल रूलर, वो सेलेक्ट करने वाला ऑप्शन कहाँ है भाई? बुरा मत मानना, पैनल मैंने इसे तरह से कम ही काम लिया है। मेन्यू में जाओ, एक्सपोर्ट थीम, सेंड मेल सेटिंग, स्ट्रिक नॉट, ये गलत है। ग्रेड मतलब लाइन अलग, ये अलग हो गई। चलो कोई नहीं, यहाँ आ जाओ। ये चीज़ है ना, आप अभी के अभी तुरंत प्रभाव से स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया? ओके बच्चों, थैंक यू। यही अब करना पड़ेगा मेरे को। अब देखना आपको और मज़ा आने वाला है। सर स्क्रीनशॉट क्यों दे रहा है? क्योंकि मेरा ये मुझे बार बार मुझे बनाना नहीं पड़ेगा, ये टेबल मुझे बार बार बनानी नहीं पड़ेगी। ये हिसाब करना है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, रोक के, और इसको नोट कर लेना। ये मैं पीपीटीज में नहीं आएगा मेरे, क्योंकि मैं यहाँ बार बार साफ कर रहा हूँ। ठीक है सर, कोर्स समय फास्ट कराना है तो। सर अब देखो हुआ क्या, एक चीज़ तो आ गई, हमें पता चल गया क्या है क्या नहीं है। अब हमारे पास ओपनिंग स्टॉक हो, क्लोजिंग परचेज हमें उसमें जोड़ दें और क्लोजिंग स्टॉक लेस कर दें, तो हमें क्या आ जाएगी? सर इधर देखो, वापस क्या बात करते हो सर, आ जाओ सर, आ जाओ, यहाँ आ जाओ। इधर की जोड़ कितनी सर? 1,26,000। तो अगर ये और ये प्रॉफिट सब जोड़ दें, क्लोजिंग स्टॉक लेस कर दें, तो सेल आ जाती है। इधर की अमाउंट में से सबको जोड़ दो, इधर में से कोई भी एक चीज़ पता करनी हो तो एक घटा दो, पीछे वाला पता चल जाएगी। या फिर को थोड़े छोटे छोटे स्टार्ट करते हैं। हमें पता करना हो क्लोजिंग स्टॉक, क्या पता करना हो सर? क्लोजिंग स्टॉक। तो हमने परचेज कितने का किया? 10,000 का। सॉरी, ओपनिंग स्टॉक कितना? 10,000 का। परचेज कितना किया? 1,00,000 का। तो सर ओपनिंग स्टॉक हमें पता करना है, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमें क्या करना हो सर? फाइंड आउट करना हो। तो क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस COGS, क्या? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास कितना सर? 10,000 का। सॉरी इधर हाथ लग गया, इधर चला नहीं सर। ओपनिंग स्टॉक 10,000 का, प्लस परचेज कितने की सर? परचेज की हमने 1,00,000 की। जो हमने माल बेचा उसकी कॉस्ट कितनी? ये कॉस्ट नहीं है, ये तो सेल अमाउंट है। 800 यूनिट थी, 100 रुपए की उसकी कॉस्ट है। भाई 100 में खरीदा तो बेचा, उसकी लागत भी 100 की थी ना। तो 800 इंटू 100 कितनी हो गई? 80,000। तो 80,000 की हमारी क्या थी सर? COGS थी। जिसको माल को हमने बेचा है उसकी लागत 120 में बेचा है, वो खरीदा कितने में था? 100 में खरीदा। तो 800 इंटू 120, ये तो बेचने की अमाउंट, 800 इंटू 100 ये खरीदने की लागत की अमाउंट। तो क्लोजिंग स्टॉक अगर आपको कभी भी पता करना हो तो भाई साहब ऐसे पता होगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है सर। अब देखो, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना? क्लोजिंग स्टॉक आपका उत्तर आएगा 1,00,000 प्लस 10,000, 1,10,000, 80 घटाओ सर 30,000। आया उत्तर? आया कि नहीं आया? ये रहा क्लोजिंग स्टॉक का उत्तर। अरे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं आपको इसी एक के साथ ट्रेडिंग के सारे कॉन्सेप्ट करा दूंगा अभी के अभी। टेंशन मत लो, सारे फॉर्मूले बता दूंगा, सारे कॉन्सेप्ट बता दूंगा। ये सर आपको क्लोजिंग स्टॉक है, यहाँ पे कितना? 30,000, यहाँ पे भी कितना सर? 30,000। ठीक है। अब चीज सर अपन एक और सोचते हैं, जब हमने माल खरीदा ना तो आने का भाड़ा भी दिया, इस यूनिट के हिसाब से हो जाएगी इस तरह से। इतना डिटेल वाइज ये आपके कंसाइनमेंट टाइप जैसा हो गया। कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए?